नमस्कार साथियों को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस नई वैकेंसी 2023 के बारे में। जो संख्या जो है यूपी पुलिस जो वैकेंसी है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। जो वर्षों ही कहेंगे, कहीं चंद वर्ष तो कह नहीं सकते कि 2018 में वैकेंसी निकली थी, अब 2023 चल रही है, यानी 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब तो थोड़ा ध्यान से समझे, इसका जो पैटर्न है, कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें बदलने की संभावना है या नहीं है, सारी चीजें बात करेंगे। यानी कुल मिला के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस हम इसमें बात करने वाले हैं। एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब हो सकता है, या फिर सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी कुछ बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो जो भाई नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने साथी हैं वो चैनल को वो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके, पूरी जानकारी मिल सके। अभी भी कुछ बच्चे डाउट में हैं कि हमें क्या चीज इसमें करने को मिलेगी, क्या चीज देखने को मिलेगी, क्या चीज देखने को नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज है, वो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भर्ती जो निकली है 2023 में, तो ये भर्ती जो निकली है अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ उसके अकॉर्डिंग है। अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, इस चीज को ध्यान रखें। अभी तो अभी नोटिफिकेशन जारी होने में कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा। जुलाई में संभावना यह है, जुलाई में फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें कि जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो कितनी रहने वाली है। सबसे बेटा तो सबको पता होगा लगभग ये कि 52,000 प्लस रहने वाली, 52,600 या कुछ कह सकते हैं, तो 52,000 प्लस में रहने वाली है। ठीक है, 52,600 कुछ है, 700 कुछ है, तो ऐसे कुछ करके है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 12th पास चाहिए। 12th पास। अब बेटा सोच रहे कुछ बच्चे डाउट में ये रहते हैं कि हम बेटा यूपी बोर्ड से हैं तो हम भर सकते हैं, हम सीबीएसई बोर्ड से तो नहीं भर सकते, क्योंकि यूपी बोर्ड क्या है, सॉरी यूपी पुलिस क्या है कि हिंदी बेस पे आपके चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब 12th पास होने का मतलब क्या, आप चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, या बिहार बोर्ड से हो, या एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है बात। अब आप बात करते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया। बेटा फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझे इस चीज को, आपका डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। जो अपीयरिंग में है वो अपीयरिंग में कर सकते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं आए वो अपना, अगर अभी तक तो देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि देखो अभी अगर अपीयरिंग वाले होंगे तो अपीयरिंग वाले जैसे मान चलो जिन्होंने 2023 में पास आउट किया था, उनकी मार्क्सशीट वगैरह सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो जो अपीयरिंग वाले होंगे हो सकता है उनकी एज ना आई हो। इसमें सारी कुछ बात करेंगे इसमें धीरे धीरे, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, पोस्ट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। अब आपकी बात करते हैं एग्जाम के लिए सिलेबस। तो सिलेबस में एक बात करें, इसमें सिलेबस 4 पॉइंट कवर करता है आपके। क्या 4 पॉइंट कवर करता है? क्या? जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है बेटा, ये 4 जो चीजें हैं आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगी, 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको पहली बार में कैसे क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। पहली बार जो बेटा जो बच्चे पहली बार देंगे, या जो दूसरी बार दे रहे हैं, या तीसरी बार दे रहे हैं, तो तीसरी बार तो देने का चांस नहीं मिला होगा कि पहली बार या दूसरी बार दे रहे हैं, क्योंकि जो फंडा बताऊंगा तीसरी बार देखने का चांस क्यों नहीं मिलेगा बच्चों को, हो सकता है कुछ को मिल जाए। तो बेटा जो आप पहली बार में आपको एग्जाम कैसे निकालना है, यही है, पहला हो या दूसरा हो जो भी हो, ये एग्जाम आपको कैसे निकालना वो स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा सारा कुछ जो है। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो चीज है जीके और हिंदी है वो 38 और 37 में चलेगा। ये जो है ये 38 और 37 में चलेगा। कुल जो क्वेश्चन है आपको 150 देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का होगा, यानी पेपर जो होगा पूरा 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का होगा, समझ रहे हो बात को। 38 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 37 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। बातें समझ लो, एक बार रिपीट करो कि जीके के 38 रहेंगे, हिंदी के 37 रहेंगे, मैथ के 38 और रीजनिंग के 37 रहेंगे। ठीक है भाई, तो इन आधार पे आपका क्या एग्जाम बनेगा और उसी आधार पर आपको पेपर देना है। अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैं अभी तक 3 बार यूपी पुलिस का एग्जाम पास कर चुका हूं, तो इसलिए आपको बेस्ट रणनीति बता सकता हूं कि आपको एग्जाम कैसे देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारा कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि आप लोगों को मैं वो चीज बताऊं जो मैंने पढ़ी, मैंने एनालाइज की, मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप बच्चों जो है कोई भी मतलब जो है ना अपना सपना पूरा करने में कोई भी दिक्कत महसूस ना करें। ठीक है, अब तक का जो स्कोर रहा है यूपी पुलिस का मेरिट के बेस से जो रहा है, जो मेरिट के बेस से रहा है, रिजल्ट जो रहा है, रिजल्ट वो क्या रहा है मेरे साथियों, RESU
LT, ठीक है। रेल जो रहा है वो रहा है लगभग 60 से 65% के बीच में रहा है भाई। जो कट ऑफ जो रही है, कट ऑफ जो रही, रेल तो बेटा अलग चीज हो गई, कट ऑफ जो रही है वो 60 से 65% तक रही है अब तक का। मेरा जो एक्सपीरियंस है 2013 से लेकर 2018 तक के बीच का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जो 60 से 65% तक रहा है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो या फिर आप जनरल से हो या एससी से हो, एसटी से हो, ओपन कैटेगरी किसी से भी हो, चाहे सिविल की बात रही हो चाहे पीएससी की बात रही हो, 60 से 65% के बीच में आपका नंबर क्लियर हो जाता है। यानी अगर आपका 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर है, ठीक है, तो आप इसको 65 से आप टारगेट बनाइए 70% अगर ले आते हो, यानी 210 नंबर ले आते हो, तो आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है। और 210 नंबर क्या बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। 210 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। अब पहले हम बात करते हैं इसके कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखो जीके में भी 2 पार्ट किए गए हैं, जीके में 2 पार्ट किए गए, मैं इसको हटा देता हूं। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जीके में 2 पार्ट है, एक है इंडिया जीके और एक है यूपी जीके, ठीक है बेटा। इंडिया जीके पे नॉर्मली जो बेस क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली जो होता है संविधान से आपको क्या है क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पुलिस में भर्ती होना, तो इसलिए संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से संविधान में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसका यूपी में, ठीक है, संविधान हो गया आपका। देखो इतिहास से तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और भूगोल। बेटा इन 3 चीजों से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। आप बात करें यूपी जीके की, यूपी जीके में क्या होता है आपके, देखो लोक नृत्य है, जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जनसंख्या, ठीक है, और आपके लोक नृत्य है, जनसंख्या है, और किस जगह कौन सी चीज फेमस है, किस जगह कौन सी चीज फेमस है। जैसे मान चलो अलीगढ़ में ताले बनते हैं, आगरा का पेटा है, मथुरा का पेड़ा है, मुजफ्फरनगर की क्या है, और तुम्हारा जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। इलाहाबाद के लिए क्या फेमस है, ये सारी चीजें आते हैं। और जो एक घराने आते हैं, घराने जैसे कौन से संगीतकार का कौन सा घराना था, ये भी आ जाते हैं, ठीक है, ये चीजें रहते हैं। तो इस तरह से आपको जीके के लिए ये चीज मिलेंगी। यहां से अगर आप कवर कर लोगे, मैं पूरा पैटर्न समझाऊंगा कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी में क्या है आपको, हिंदी में नॉर्मली हिंदी आती है, हिंदी में 2 पार्ट में है। यहाँ पे एक व्याकरण और एक है साहित्य, ठीक है, साहित्य है, ठीक है। व्याकरण में आपको वही संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। इसके बाद में जो साहित्य है उसमें से रचनाएं पूछ लेता है, रचनाएं, और काल भी पूछ लेता है कभी, कौन से काल का कौन सा कवि है या लेखक है, ये चीज पूछ लेता। कभी जब भी पूछता, बहुत ही रेयर केस में एक क्वेश्चन आ सकता है इसका काल वाला। रचनाएं के 2 या 3 क्वेश्चन तो वो पक्के हैं। अब इसमें देखो क्या आ जाता है, इसमें देखो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, और आपके पैराग्राफ आता है, ये सारी चीजें आते हैं, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इस तरह से आते हैं ये चीजें, ठीक है। मैथ की बात करें, मैथ को भी क्या 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मैथ के लिए एक तो गणित है, ठीक है, मैथ के लिए मैथ है एक तो, और एक माइंड एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो भी क्या है एक रीजनिंग का ही पार्ट है। क्या है, रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। इसका रीजनिंग ही है, रीजनिंग ही रहेगी, जिसमें आपकी नॉन वर्बल दोनों चीजें आती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कौन सा चैप्टर कहाँ किस तरह से ज्यादा आता है वो सारी चीजें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर्म बनने से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बनाते रीजनिंग नॉर्मल होता है, देखो ये 38 का हो गया पोस्ट, ये 37 का हो गया, ये 38 का हो गया, और ये 37 का हो गया। बेटा आप अगर मैं बात करूँ किसी भी एक बच्चे की बात करो, किसी भी एक बच्चे का अगर एक पोर्शन डाउन है तो 3 पोर्शनों को करके आप आराम से पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, मतलब पेपर को पास कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए जीके डाउन है इसकी, तो ये 75 नंबर ये हो गए, 37 नंबर ये हो गया, कितना हो गया 112 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत पैटर्न इसको मैं समझा दूंगा पूरा, ठीक है। अब बात करें किसकी, एज लिमिट। सिलेबस तो ये हो गया। अब एज लिमिट की बात करें तो बेटा एज लिमिट जो है अभी तक 2 तरीके से विवाद चल रहा है कि एज लिमिट के लिए कोरोना काल से दी गई छूट के बारे में, या फिर एज लिमिट के मामले में पहले भी एक मामला था
पहले जो मामला था वो था 18 से, जनरल की जो एज थी, जनरल की जो एज थी वो 18 से 22 थी पहले। लेकिन कुछ साथियों ने क्या किया था, कुछ बच्चों ने क्या किया था, इसमें रेट वगैरह डाली थी, तो वो क्या है, 1 साल बढ़ गई थी, 1 साल बढ़ गई थी। तो क्या जो पहले जो 2018 में जो भर्ती ए निकली थी, ए भर्ती जो निकली थी, यानी 2018 में जनवरी में जो वैकेंसी आई थी उसमें 18 से 22 ली गई थी, और जो दूसरी भर्ती आई थी 2018 में अक्टूबर नवंबर में भर्ती आई थी उसमें 18 से 23 की एज ली गई थी। ठीक है, ये ली गई थी। तो बेटा अभी जो रेशियो चल रहा है वो या तो 22 ली जाएगी या 23 ली जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों ने ये याचिका डाली हुई है कि कोरोना काल के दौरान कोई भी भर्ती नहीं आई है, यहाँ तक कि एसएससी ने भी छूट दी थी बच्चों को, तो लेकिन यहाँ पे छूट देने का कोई प्रस्ताव दिख नहीं रहा है। तो इसलिए बेटा एज जो है आपका 18 से 23 ही मान के चलें कि 18 से 23 से रहने वाली है। ठीक है, अब बात करें ओबीसी के लिए, ओबीसी एससी और एसटी, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और मिल जाती है, 5 साल की छूट मिल जाती है, 5 साल की। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 5 साल आपको यहाँ से ऐड कर लें कि आप ओबीसी एससी के लिए आ रहे हैं। और ये तो रही मेल की बात, और फीमेल की बात करें तो फीमेल क्या 18 से 25 की रहती है, और प्लस फिर 5 साल की छूट इसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल को छोड़कर जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर 28 साल तक के बच्चे हैं वो भर सकते हैं, और यहाँ पे जो 30 साल तक की जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 30 साल तक जो फीमेल कैंडिडेट है वो भर सकते हैं यहाँ पे। एक चीज और डाउट बच्चों को मन में डाउट ये रहता है कि क्या 52,699 या 700 या 800 जो भी वैकेंसी जो निकल रही है उसके बाद जो ये सिविल की हैं या पीएससी की हैं, या पीएससी की अलग आएंगी या सिविल की अलग आएंगी, या पीएससी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा या सिविल के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो भर्ती है वो पूरी सिविल और पीएससी के लिए जो कंबाइंड भर्ती है, या मेरिट के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर आपको सिविल दी जाएगी या पीएससी दी जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसके हकदार हैं। ठीक है, आप जिसकी मेरिट अच्छी है, जिसके नंबर अच्छे हैं वो सिविल में जाएगा, जिसके थोड़ा सा डाउन है और मेरिट के अंदर है वो पीएससी में जाएगा। ठीक है भाई, बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, एज लिमिट हो गया ये। दूसरी बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल बेटा इसका बहुत ही आसान होता है। फिजिकल को भी इसने 2 भागों में बांटा गया इस भर्ती ने। फिजिकल को कैसे बांटा गया है, फिजिकल को 2 भागों में बांटा गया है, एक डीबी के नाम से और एक पीएचटी के नाम से। ठीक है, डीबी के नाम से और पीएचटी के नाम से। तो डीबी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीएचटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो आपको जो फिजिकल है वो आपको 2 चरणों में आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा कि आपको जो जैसे डीबी में क्या होगा, आपको डीबी में आपकी 2 चीजें होंगी, सिर्फ 2 चीजें डीबी में होंगी। पहला क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपकी हाइट और चेस्ट आपको मतलब मेजरमेंट होगा। ठीक है, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा। फिजिकल में क्या होगा, आपकी रनिंग होगी, फिजिकल में क्या होगा, आपकी रनिंग होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइट, चेस्ट और रनिंग आ गई, यानी पूरा फिजिकल आ गया। लेकिन ये जो होगा डीबी पीएचटी दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि और भर्तियों में एक साथ होता है, डीबी पीएचटी एक साथ ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या फिजिकल को 2 पार्टों में बांटा गया। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो चीजें हैं, हाइट क्या होती है बेटा, हाइट के लिए जर्नल और ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए। ये बात हो रही है मेल के लिए, किसके लिए हो रही है, मेल के लिए हो रही है, दिख रहा है ना। ठीक है, मेल के लिए हो रही है। और एसटी के लिए 160 चाहिए। कितना चाहिए, 160 चाहिए एसटी के लिए। कितना चाहिए, 160 चाहिए। ठीक है भाई। और फीमेल की अगर बात करें, फीमेल की अगर बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल के लिए बेटा, फीमेल के लिए चाहिए आपको 154 चाहिए, 154 चाहिए, कितना है, सॉरी 152 चाहिए, 152 क्या चाहिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 चाहिए, और एसटी वालों के लिए 147 चाहिए। कितना चाहिए, 147 चाहिए। ठीक है, हाइट जो सेंटीमीटर की बात होती है। ठीक है, अब चेस्ट की बात आ जाती है, तो चेस्ट जो चाहिए, जो ओबीसी एसटी और इसके लिए मेल के लिए चाहिए, मेल के लिए चेस्ट जो है मेल के लिए और फीमेल, बेटा फीमेल में क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फीमेल के चेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे मेल की अगर बात करें, तो मेल के लिए आपको जो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 79 से 84 चाहिए, 79 से 84 चाहिए। अब कुछ बच्चों के लिए डाउट ये होगा कि 79 से मेरी 80 है या मेरी 82 है या 83 है। बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 79 से अप ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट जो है आपकी
और यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है इसका 5 सेंटीमीटर का है, यानी आपको फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो, आपका 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, जितना भी आपका हो सके उतना हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो है कम से कम आपको 79 चाहिए, ठीक है। अगर बात करें एसटी की, अगर एसटी की बात करें, चेस्ट के बारे में, एसटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे चाहिए 77 चाहिए और 82 फ्लग, यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी ये नो है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अगर इसकी, तो चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए मेजरमेंट होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। महिलाओं के लिए इसके लिए दूसरा चीज है, महिलाओं के लिए वेट है, और वेट जो है कम से कम कितना है, 40 kg होना चाहिए। 40 kg ऊपर कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा वेट भी क्या है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 40 किलो कम से कम वेट होना चाहिए, उसके बाद में आप 45 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, ज्यादा वेट भी क्या है ओवर वेट में भी निकाल देते हैं वो, ठीक है। तो 40, 45, 50 तक कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ये चीजें नॉर्मली है। हालांकि महिलाओं में 40 किलो वेट होना बहुत आम बात नहीं है, कुछ महिला बेटा, कुछ जो लड़कियां हैं वो 40 किलो से कम ही रहती हैं लगभग, ठीक है। कुछ बच्चों में देखा है कि एग्जाम मतलब DVPST में ज्यादातर लड़कियां जो हैं वेट में ही निकलती हैं, तो इस चीज का थोड़ा मेंटेन रखें। अब ऐसा ना हो कि वेट बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा ओवर वेट हो जाए, तो ये भी चीज ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे इसकी, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते यहाँ पे ये वाला DVPST वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब बात करें रनिंग की, रनिंग आपको कितनी देखने को मिलेगी। रनिंग के लिए आपको दो चीजों में आपको यहाँ पे देखा गया है कि रनिंग भी दो तरीके से होगी। किस तरीके से होगी कि जो मेल है और फीमेल है उस तरीके से रनिंग होगी, ऐसा नहीं कि आपको कैटेगरी वाइज या कुछ चीज हो, ठीक है। रनिंग मेल के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे कोई कैटेगरी या कोई कुछ भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। जनरल के लिए इतने मिनट में इतनी होनी चाहिए, या SC के लिए इतने मिनट इतनी होनी चाहिए, या मेल के लिए इतना, ठीक है। यहाँ पे मेल के लिए 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर चाहिए, यानी 4800 मीटर चाहिए। कितना चाहिए, 4800 मीटर चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए बेटा इतना नहीं होता है। महिला के लिए क्या है, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आप स्टेडियम में जाते हो यहाँ पे आपको 12 चक्कर चाहिए, महिला को 6 चक्कर चाहिए, कितने मिनट में, 24 और 14, ठीक है। 24 और 14 मिनट, 24 मिनट है ये, और ये 14 मिनट है। अब बेटा इसमें क्या होता है, एक चीज समझे, इसमें क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे कि जैसे सीटी बजी, अब देखो समझो इस चीज में कुछ बच्चों का लॉजिक थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें कुछ बच्चों का लॉजिक क्या रहता है कि बेटा जैसे सीटी बजेगी या उसको गन शूट आउट करेंगे उस समय, या फिर आवाज लगाएंगे, माइक से आवाज लगाते हैं स्टार्ट, ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप कहोगे जैसे मैं 150 बच्चों का लगभग बैच दौड़ता है, 150 बच्चों का या 100 बच्चों का बैच दौड़ता है, कभी कभी 400 बच्चों का बैच दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहला बच्चा जो है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल ऐसे रहेगा, और आप जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब 150 बच्चे जो लाइन में लगे हुए हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है। अब जैसे अनाउंसमेंट हुआ रन या गो, जैसे भी कुछ भी उनका जो फंडा रहेगा, अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, बेटा मैं पहले जो बच्चा पहले लगा हुआ है और जो लास्ट में लगा हुआ, लगभग 1 मिनट का अंतर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा भीड़ क्रॉस करने के लिए, 1 मिनट आ जाए या 30 सेकंड, कुछ ना कुछ तो काउंटेबल चीज डिस्टेंस बनाएगी ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बेटा ये पहले वाला निकल गया और मेरे लिए तो फिर दिक्कत रह जाएगी कि मैं तो पीछे हूँ, तो टाइम मेरे लिए कम मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं कि जहां से स्टार्ट होता है यहाँ पे क्या एक मशीन लगी हुई होती है, यहाँ पे नीचे एक मैट बिछा होता है जो एक कंप्यूटराइज्ड मैट होता है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, जिसमें एक डिवाइस लगी होती है और आपके पैर में एक डिवाइस बांध दी जाती है। जैसे आप यहाँ से जैसे बोल दिया रन या गो, जैसे बोल दिया, तो यहाँ से आप जैसे दौड़ोगे ना, यहाँ से आप दौड़ोगे तो यहाँ से आप जैसे आपका पैर इस वाली डिवाइस पे यहाँ पे इस मैट पे पड़ेगा तो आपका टाइम जब भी स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही आप क्या है ये पूरा एक चक्कर लगा के आए, आप खड़े रहना तो आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे पूरा एक राउंड लग जाए, अगर आपको डिस्टेंस बनाना बच्चों से तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, 10 सेकंड 15 सेकंड, इतनी देर में क्या पूरी भीड़ निकल जाएगी आगे, तो आप यहाँ से पीछे होकर भी या बीच में होकर भी आप इसको यहाँ पे गैप बना सकते हो। अगर आपको गैप चाहिए तो आगे निकलना तो आगे फटाफट से निकल जाना, पीछे रहकर दौड़ना पीछे, जैसे भी आपको कंफर्ट हो। लेकिन आपका टाइम स्टार्ट जब भी होगा जब आपको यहाँ पे मैट पे होकर निकलोगे, ठीक है, ये चीज रहेगी। अब ये सारी चीज हो गई, ठीक है। अब बात कर लेंगे किसकी, एक क्या चीज रहेगी, मेडिकल की।
मेडिकल के लिए कोई ज्यादा खास मेडिकल नहीं होता है इस चीज का। आपके नॉर्मली आंखें जो होती हैं वो 6x6 या 6x9 की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 6x6 या 6x9 की होनी चाहिए। आई जो है 6x6 या 6x9 की होनी चाहिए, यानी कोई कहने का मतलब कि आपकी आंखें ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और आपकी आंखों का डिस्टेंस जो है, वो जो डायरेक्शन है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ना इस तरह से होना चाहिए। देखा ना कुछ बच्चों की आंखें जैसे एक सीधी है एक ऐसे हो जाती है, बुरा मत मानना वो बच्चे जो है। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बस ये समझना, ठीक है। कुछ बच्चों की आंखें जैसे ये है, जैसे ये जो काली वाली पुतली है वो ऐसे है, जो रेटिना वो इस तरह से हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या वो बच्चे क्या अनफिट है मेडिकल के मामले में, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस भी यहाँ पे देखा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की मैंने एक वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में, मतलब उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हो, किसको कोई दिक्कत है क्या है सारी चीजें, ठीक है। और जिनको डाउट है वो चीज देख लें। उसके बाद में आपको क्या है मेडिकल में, क्या आपके हाथों में बैंड नहीं होनी चाहिए, पैरों में बैंड नहीं होनी चाहिए, आपकी इस तरह से, ठीक है, ये बैंड नहीं होनी चाहिए, पैरों में मतलब घुटने टच नहीं होने चाहिए, आराम से सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, ठीक है। अब देखो एक नई चीज क्या हुई है इसमें, एग्जाम पैटर्न हुआ है। एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा चेंज हुआ है। अब एग्जाम पैटर्न किस चीज पे चेंज हुआ है बेटा? एग्जाम पैटर्न मैंने क्यों नहीं बताया सिलेबस के टाइम पे, इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर एग्जाम पैटर्न में बताऊंगा तो वहां पे सिलेबस से बच्चे क्या थोड़ा घूम सकते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है। बेटा सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया। जैसे आप एग्जाम दोगे उस तरीके से। तो ये जो एग्जाम है शायद ही इस तरह से कोई और एग्जाम होता होगा, लेकिन लगभग सभी एग्जाम तो मैंने देखे कि इस तरह से नहीं होता, कोई एग्जाम इस तरह से नहीं होता। ये थोड़ा एक नया पैटर्न है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा कि या तो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे या ऑफलाइन एग्जाम दिए होंगे, ये दोनों का मिक्सअप है। क्योंकि यहाँ पे क्या है आजकल क्या खूब धांधलेबाजी चल रही है, पेपर आउट कराने की या पेपर लीक कराने की, या फिर मतलब ऑनलाइन अगर कराते हैं तो ऑनलाइन में मतलब स्क्रीन क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन का कुछ मामला होता है, स्क्रीन मतलब हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया, या जो भी उसका रोल नंबर हैक कर लिया, इस तरह से आपको हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो पेपर मिलेगा, पेपर तो रहेगा आपका ऑनलाइन, लेकिन आपको जो सीट रहेगी जिस पर पेपर सॉल्व करोगे या एग्जाम दोगे या ओएमआर शीट होगी, वो रहेगी ऑफलाइन की तरह, ऑफलाइन। इस तरह से ये रहता है, ऑफलाइन रहेगी। जैसे आपकी ये ओएमआर रहेगी, ओएमआर रहेगी, ये आपके कंप्यूटर पर रहेगा पेपर, जो इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी आप पेपर देखोगे, आपको पेपर आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, पेपर बेस पर नहीं मिलेगा, कागज बेस पर नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम ये है, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से। और आपकी जो वो है सॉल्व जब करोगे तो आपको एक पेपर, रफ पेपर तो मिलेगा, साथ में आपको जो एक ओएमआर शीट मिलेगी जिस पर आपको फिल करना होगा जब आपकी जाएगी। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पैटर्न से कोई भी पेपर लीक जैसी समस्या या कोई मुन्ना भाई जैसी समस्या नहीं आएगी बीच में। हालांकि आपने देखा ऑफलाइन पेपर में भी मुन्ना भाई बहुत आ जाते हैं और ऑनलाइन पेपर में भी मुन्ना भाई बहुत आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं। पता चलता है पेपर दे के पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है। या आप तैयारी बहुत अच्छी कर गए हो, आपको पता चला 2 घंटे पहले पेपर कैंसिल हो रहा है, क्यों? कि वहां पेपर आउट हो चुका है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि हाइब्रिड जो मेथड है वो सक्सेस रहेगा और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कामयाब सिद्ध रहेगा। क्योंकि जो बेटा इस तरह के पैटर्न में ना जो बच्चे रियलिटी में मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं, जो सिर्फ पैसे से मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये रही आपकी बात है। इसके बाद क्या है, आप सबसे पहली बात देखो आपको क्या क्या चीज क्लियर होगी, एग्जाम योग्यता क्लियर होगी आपकी, एग्जाम मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज क्लियर होगी। और एक चीज जो तैयारी है वो आप अच्छे से करें, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद आपका कुछ टाइम में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, ज्वाइनिंग बाद ज्वाइनिंग होगी, जेटीसी होगी, आरटीसी होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जेटीसी आरटीसी का मतलब क्या है? जेटीसी में आपकी रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 10 से 15 दिन रखा जाएगा, कुछ रूल्स समझाए जाएंगे, कुछ चीजें आपको जरूरत लग रही है वो आपको मंगा सकते हो, वो सारी चीजें में एक अलग वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि सभी बच्चों को आराम से मिल सके क्या क्या चीज क्या कहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं सभी साथियों साथ में। और एक चीज ऑनलाइन क्लास जो है आपकी जो शुरू होने वाली फिर से यूपीएससी के बारे में, तो ये चीज आप बिल्कुल ना भूलें। तो सभी को साथियों को धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय भारत, जय हिंद।